नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग आवर वर्क में। दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले लूसेंट सीरीज का, ठीक ना। तो लूसेंट सीरीज का हम लोग टॉपिक नंबर 60 जो है मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग को याद करना था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे टॉपिक को कल कवर करते हुए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो कि जियोग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो 26 नंबर टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग पीछे का पढ़ चुके हैं, पीछे का अगर आप नहीं पढ़े हैं जाके देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि पेज नंबर आप लोग देखिएगा। टॉपिक नंबर कितना है, तो टॉपिक नंबर हमारा 60। तो देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक नंबर 60 शिशुवध प्रतिबंध। यह है सामाजिक सुधार अधिनियम। समाज में जो भी सुधार किया गया उसके लिए अधिनियम बनाया गया, नियम बनाया गया समाज को सुधार करने के लिए। तो सबसे पहले शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। शिशुवध पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और ये जो थे गवर्नर जनरल कौन थे, तो सर जॉन सॉर थे। कौन थे, सर जॉन सॉर थे, जो कि 1798 में वो क्या लगाए थे, तो शिशुवध पर प्रतिबंध लगाए थे 1798 में। वहीं शिशुवध पर प्रतिबंध लगाने वाले एक वेलेज़ली भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, वेलेज़ली भी हुआ करते थे। उन्होंने भी इसे प्रतिबंध लगाया था 1805 में। तो सर जॉन सॉर ने शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया था 1798 और वेलेज़ली ने 1805 में। ये जो था इसमें क्या होता था, तो शिशु की हत्या हो जाता था, ठीक। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध आपको याद होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बैट से मार के भगाया था 1829 में। और ये सती प्रथा पूर्णतः क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा 1830। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1843 में। ये दास प्रथा है क्या, तो ये क्या था कि इस पर दास बनाया जाता था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया 1843 में। और जो 1843 में जो प्रतिबंधित कर दिया गया था, इस आपको याद होगा 10 साल पहले एक चार्टर अधिनियम आया था 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक ना। वो अधिनियम के बाद 10 साल के बाद क्या किया गया, तो इस पर प्रतिबंधित किया गया, ठीक ना। और कौन थे गवर्नर जनरल, एलन ब्रो थे। कौन थे, एलन ब्रो थे, जिन्होंने बोला था अरे ब्रो तुम लोग दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दो यार 1843 में, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लाया गया था। आपको याद होगा विधवा विवाह की अनुमति दिया गया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा, हिंदू जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो लाया गया, विधवाओं को दोबारा विवाह कर सकते हैं, तो ये लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे, तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। या फिर 1856 विधवा विवाह की अनुमति मिली। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में, इसको याद रखना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के समय में आया था 1872 में। अंतर्जातीय विवाह थी ये। नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, अंतरजात में दूसरे जातों में विवाह करना, ये नॉर्थब्रुक लाया था 1872 में। नॉर्थब्रुक कब लाया था, 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, नॉर्थब्रुक 1872 में। 71, 72, 73, 74 आएगा तो आपको 72 लगाना है। क्या लगाना है, 72 लगाना है, क्योंकि नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थब्रुक ने 1872 में ही लाया था। अंतरजातीय विवाह, ठीक ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था ये लैंसडाउन ने लाया था 1891 में। इसमें क्या था, तो लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। लड़की के लिए विवाह की आयु कितना, 12 वर्ष निर्धारित किया गया। शारदा एक्ट जो था ये इरविन के द्वारा लाया गया था, 1929 में लाया गया था। ये 19 का बात है, शारदा एक्ट 1929, 1829 नहीं, 1929 शारदा एक्ट लाया गया था इरविन ने। और विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष किया गया, लड़का का न्यूनतम 18 वर्ष किया गया। तो 14-18 जो इरविन लाया था, और मात्र जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा कम से कम आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था लैंसडाउन 1891 में। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था लैंसडाउन के द्वारा लाया गया था 1891 में, ठीक ना। आगे हम लोग देखें, तुम लोग को ये याद हो गया होगा, बता सकते हैं आप कि शिशुबंध पर प्रतिबंध किसने लगाया था, सर जॉन सॉर ने। कब लगाया था, 1798 में लगाया था। शिशुवध पर प्रतिबंध 1798 में सर जॉन सॉर ने लगा दिया था। फिर उसके बाद वेलेज़ली ने 1805 में लगाया था। उसके बाद वेलेज़ली ने कब लगाया था, तो 1805 में लगाया था। कब लगाया था, 1805 में लगाया था, ठीक ना। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में, और इस पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया गया था। 1843 में एलन ब्रो के द्वारा
चार्टर अधिनियम 1833 था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में लाया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लाया था। हिंदू विधवा किसने? कैनिंग लाया था। कौन था? कैनिंग था। कैनिंग था हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाने वाला। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक ने 1872 में हम लोग देख ही दिए थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कौन था? तो लेंस डाउन ने लाया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसने लाया था? लेंस डाउन ने लाया था। ठीक ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसने लाया था? लेंस डाउन ने लाया था 1891 में। 1891 में इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितना? एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो था लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। और ये जो था लेंस डाउन जो 1891 में आया था, ये कब आया था? 1891 में। शारदा एक्ट इरविन ने लाया था 1929 में लाया था। शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट जो था इरविन लाया था 1929 में। विवाह के लिए 14 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। तो आशा करते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपको याद हो गया होगा। 1800 हमारा 91 हो जाएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन ने 1891 में लाया था। इसमें 12 वर्ष निर्धारित किया गया था बच्चियों का उम्र। वही शारदा एक्ट में 12 बच्चियों की उम्र 14, बच्चों का उम्र 18, जो कि कौन थे? तो इरविन थे, है ना। 1929 में लाया गया था। 1929 में तो था शारदा एक्ट लाया गया था। शारदा एक्ट क्या लाया गया था? शारदा एक्ट के थ्रू लड़कों का आयु कितना था? 14, और लड़कियों की आयु लड़कों का आयु 18, तो लड़कियों की आयु 14 किया गया था। शारदा एक्ट के थ्रू 14 और 18 था। आपको याद होगा 1929 में आया था। आपको याद होगा इरविन के समय में शारदा एक्ट लाया गया था। आगे देखा जाए मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। फैरेजी आंदोलन 1819 में हुआ था। फैरेजी आंदोलन का हुआ था 1819 में। तायूनी आंदोलन 1839 में ढाका में। और फैरेजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल में। फैरेजी आंदोलन 1819 के बाद जस्ट 20 साल के बाद तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ। तो फैरेजी 1819, तायूनी 1839। दारुल उलूम जो है 1867 में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। दारुल उलूम जो है 1867 में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन जो था 1875 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था 1875 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में हुआ था। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन 1875। दारुल उलूम जो है 1867। ठीक ना। तो फैरेजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। ठीक ना, जो कि फरीदपुर बंगाल में इसका स्थान था। 1819 में इसका किया गया था गठन। दूसरा नंबर देखा जाए तायूनी आंदोलन, इसके करामत अली जौनपुरी थे। तायूनी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करामत अली जौनपुरी। तायूनी आंदोलन के संस्थापक हुआ करते थे करामत अली जौनपुरी। करामत अली जौनपुरी, ये जो इसका स्थान ढाका में था ना। तो तायूनी आंदोलन देखा जाए तो तायूनी आंदोलन के संस्थापक थे। तायूनी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तायूनी आंदोलन के संस्थापक हुआ करते थे करामत अली जौनपुरी। करामत अली जौनपुरी, करामत अली जौनपुरी। और ये जो थे तायूनी आंदोलन हुआ कब था? तायूनी आंदोलन आपका 1839 में हुआ था। फैरेजी आंदोलन 1819 में हुआ था। और जो तायूनी आंदोलन था ये कहाँ पर होता? तो ये ढाका में हुआ था। तायूनी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ढाका में। और फैरेजी आंदोलन बंगाल में, है ना, फरीदपुर बंगाल में। तो याद रखिएगा तायूनी आंदोलन जो था ढाका में हुआ था और इसके संस्थापक थे करामत अली। तायूनी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तायूनी करामत अली जौनपुरी थे। कौन थे? करामत अली जौनपुरी थे। ठीक ना। दार उल उलूम जो था 1867 में इसका गठन किया गया था। दार उल उलूम दार उल उलूम इसका जो था वर्ष 1867 था। स्थान इसका देवबंद सहारनपुर था। इसका स्थान क्या था? देवबंद सहारनपुर था, है ना। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। ठीक ना। दार उल उलूम वर्ष 1867। दार उल उलूम 1867 जो था स्थान इसका देवबंद सहारनपुर था। स्थान कहाँ पे था? देवबंद सहारनपुर। संस्थापक थे मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। ठीक ना। तो याद रखना है। अलीगढ़ आंदोलन अगर देखा जाए तो 1875 में अलीगढ़ में ही हुआ था। सर सैयद अहमद खान इसके क्या थे? संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक गुलाम अहमद थे। और ये अहमदिया आंदोलन हुआ कब था? 1889-90 में हुआ था फरीदकोट में, है ना। फदियान के मर्जा पर, फरीदकोट फदियान के मर्जा पर यह हुआ था अहमदिया आंदोलन। गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। 1889-90 में यह हुआ था। 1889-90 में हुआ था। 1875 में क्या हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। अलीगढ़ में ही सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। नदवातल उलेमा जो था, नदवातल उलेमा ये जो था लखनऊ में हुआ था। मौलवी शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। मौलाना शिबली नुमानी लखनऊ में हुआ था। नदवातल उलेमा जो है 1894 से 95 में। नदवातल उलेमा जो था 1894 से 95 में हुआ था। नदवातल उलेमा जो था 1894 से 95 में हुआ था। नदवातल उलेमा। तो नदवातल उलेमा जो है, नदवातल उलेमा जो थे
नदवातुल उलेमा, ये 1894 से 95 में हुआ था। नदवातुल उलेमा, नदवातुल उलेमा जो था 1894 से 95 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नदवातुल उलेमा कब हुआ था? तो 1894 से 95 में हुआ था नदवातुल उलेमा। नदवातुल उलेमा 1894 से 95 में, ठीक ना। और ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। आप देखते हैं पेज टॉपिक नंबर 26, यहाँ से हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग को क्या करना है? एंड करना है। चलिए तो हम लोग देखें और फिर उसके बाद हम लोग को पॉलिटी में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफी कवर करते हैं। कबीलाई मानव के कुछ प्रमुख आवास। जो कबीला मानव रहते थे, कबीलाई मानव, उनके लिए कुछ आवास बनाया गया था। आप लोगों को पूछता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑल। ऑल क्या है? ये आवास है। क्या है? घर है। ऑल एक घर है। और ये देखिएगा, यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। क्या है ये? यह यूरोप के, देखिएगा ऑल जो है, ऑल AUL, ऑल, ये जो है यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास। ये तंबू जैसा होता है, ऑल तंबू जैसा गाड़ा जाता है, वैसे ही होता है ये, ठीक ना। और ये यूरोप में काकेशस पर्वतीय जो और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली है। कहाँ पे? यूरोप के काकेशस पर्वत और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। किस पर? तो ये लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, तंबू जैसा लकड़ी रहता है, उस पर चमड़ा को उस पर छाप दिया जाता है और इसको बोला जाता है ऑन। ये ऑल जो है, ऑल ये होता कहाँ पे है? तो यूरोप के काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो यूरोप के काकेशस और मरुस्थलीय क्षेत्र में ऑल पाया जाता है। ये कैसा होता है? तंबू का लकड़ी का होता है, उस पर से चमड़ा को ढका रहता है। इग्लू तो आप लोगों ने सुना होगा, यह टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। इजबा आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। इजबा जो है, यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में, ये है रूस के ग्रामीण क्षेत्र में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। ये रंगीन दीवार से बना होता है, तिकोनी टाइप के होता है, तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास होता है। ये तिकोनी रंगीन दीवार से बना होता है। ये कैसे बना रहता है? तो रूस के ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा तिकोनी रंगीन दीवार से बना होता है, तिकोनी रंगीन दीवारों से बना होता है इजबा, है ना। इजबा कहाँ देखने को मिलता है? रूस में। ऑल देखने को कहाँ मिलता है? यूरोप में, ठीक ना। इग्लू कहाँ देखने को मिलता है? टुंड्रा प्रदेश में। क्राल जो है, क्राल कहाँ? तो इजबा हम लोग रूस में देख लिए थे, ये तिकोनी रंगीन दीवार था। क्राल जो था, यह अफ्रीका के बांटू एवं काफिर तथा नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजाति द्वारा घास के निर्मित मानव। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्राल क्या होता है? तो ये घास से बनाया गया एक अधिवास होता है। किससे? घास के द्वारा। कितना ठंडा रहता होगा, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। नेटाल जो है दक्षिण अफ्रीका में, आप लोगों ने सुना होगा। तो यह अफ्रीका के वांटू या फिर काफिर तथा नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू प्रजाति द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। तो कौन सा इसमें प्रजाति लोग रहते हैं? तो जुल्लू प्रजाति रहते हैं। क्राल में है, क्राल में कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? तो जुल्लू प्रजाति के लोग रहते हैं क्राल में। कैसे प्रजाति के लोग? तो जुल्लू प्रजाति द्वारा बनाया गया यह क्या होता है? तो मानव का आवास होता है, अधिवास होता है, ठीक ना। तो ये जुल्लू प्रजाति द्वारा बनाया गया है क्राल। किस? क्राल। क्या नाम है इसका? क्राल जो है। और ये घास के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? घासों के द्वारा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। ऑल जो है कहाँ पे है? यूरोप में है। और एक काकेशस पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला तंबू जैसा आवास होता है और लकड़ी का होता है, ऊपर से चमड़ा क्या कर दिया जाता है? तो ढका रहता है। इग्लू आप लोगों ने सुना ही होगा, ये टुंड्रा प्रदेश में जो है एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास होता है इग्लू। इजबा आप लोगों ने देखा होगा। इजबा कहाँ पे था? तो रूस के ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया था और रंगीन कैसा था? दीवार था। इजबा कहाँ पे था? रूस में था। क्राल हम लोग देख लिए, क्राल दक्षिण अफ्रीका में था। क्राल कहाँ पे था? दक्षिण अफ्रीका में था। और ये अफ्रीका के वांटू काफिर या फिर नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू प्रजाति द्वारा बनाया गया घास का मैदान है। मैदान नहीं, घास का ये मानव अधिवास है। क्या है? मानव का घर होता है क्राल। तो याद रखिएगा, क्राल दक्षिण अफ्रीका हमारा हो गया, ऑल हमारा यूरोप हो गया, इग्लू हमारा टुंड्रा प्रदेश में हो गया, ठंडी वाला प्रजाति बर्फ से बनाया जाता था। इजवा हमारा जो हो गया ये रूस में हो गया और ये तिकोनी रंगीन होता था। क्राल हम लोग देख ही लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग को क्या देखना था? टीपी क्या होता है? टीपी तो रॉकी पर्वत जो अमेरिका के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास होता था। ये भी तंबू जैसा होता था। इसके मुख्यतः बीसल बैल के चमड़े से बनाया जाता था।
तो टीपी जो होता था ना, ये जो है रॉकी पर्वत जो अमेरिका के है पूर्वी भारत में पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित का तंबू के आकार का आवास होता था अमेरिका में। तो टीपी कहाँ आपको देखने को मिलता है? अमेरिका में देखने को मिलता है। रॉकी पर्वत जो है, रॉकी पर्वत में अमेरिका में ये देखने को मिलता है। रॉकी पर्वत जो है अमेरिका के पूर्वी भागों में निवास करने को मिलेगा। और रेड इंडियन जो वहाँ के होते थे, अमेरिका के रेड इंडियन जाति जो होते थे, वहाँ पे ये देखने को मिलता है तंबू जैसा। टीपी कहाँ देखने को मिलेगा? तो अमेरिका में देखने को मिलेगा। रेड इंडियन जाति इसके क्या करते थे? इसका आवास होता था, रेड इंडियनों का क्या होता था? आवास होता था टीपी। टीपी जो है, टीपी यह अमेरिका के रेड इंडियनों द्वारा यह बनाया गया था। रॉकी पर्वत जो है, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में ये निवास करते थे। रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करते थे। रॉकी पर्वत जो है अमेरिका के जो है रॉकी पर्वत, वहाँ पे निवास करते थे पूर्वी भागों में। जो रेड इंडियन होते थे उन्हीं की तरह बनाया गया घर होता था, जिसको बोला जाता था टीपी। जिसको क्या बोला जाता था? टीपी। यूर्त क्या होता है? यूर्त, तो यूर्त जो है यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं को खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। ये क्या है? अस्थायी मानव बनाया गया घर होता था। अस्थायी मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता था, ठीक ना। और जो पशु होते थे उनके खाल या फिर चमड़ा से यह बनाया जाता था यूर्त। और ये यूर्त जो था ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी रहते थे। कौन कौन से? तो मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र के निवासी रहते थे यूर्त में। और ये जो था किससे बनाया जाता था? तो पशुओं के खाल से बनाया जाता था। वहाँ पे जो था किर्गिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं को खाली से निर्मित अस्थायी मानव आवास होता था यूर्त। तो यूर्त हमारा जो हो गया वो मध्य एशिया हो गया। मध्य एशिया हो गया। यूर्त हमारा क्या हो गया? यूर्त हमारा जो मध्य एशिया में बनाया गया घर होता था, अस्थायी घर होता था, ठीक। टीपी हमारा अमेरिका का हो गया। अमेरिका के जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में जो है रेड इंडियन जो जाति होते थे वो रहते थे टीपी में, ठीक ना। टीपी के घर बना के रहते थे, ठीक। और टीपी जो था ये भी बैल के चमड़ा से ही बनाया जाता था। बैल के चमड़ा से बनाया जाता था। बीसल बैल जो है, बीसन बैल के चमड़े से बनाया जाता था। बीसन बैल के चमड़े से क्या बनाया जाता था? टीपी बनाया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो यूर्त हम लोग देख ही लिए। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाया गया था और ये भी पशुओं के खाल से बनाया जाता था। तो मध्य एशिया में यूर्त हो गया हमारा। और हमारा टीपी क्या हो गया? तो अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में जो थे रेड इंडियन बसे होते थे वो इसका जो बना के रहते थे। और बीसन बैल के क्या होते थे? चमड़ों से ये बनाया गया था टीपी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। टीपी यूर्त हम लोग देख लिए। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखा जाए, आपको पता होगा 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। पोप का नगर भी रोम को ही कहते हैं। पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, इटली। पोप का शहर रोम। पोप का शहर रोम। पोप का शहर क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा, है ना। तो पोप का शहर भी रोम हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे रोम जो है 7 पहाड़ियों का नगर बोला जाता है। पोप को क्या बोला जाता है? पोप का शहर भी रोम ही है। रक्तवर्ण महिला जो है, रक्तवर्ण महिला, जो रक्तवर्ण महिला जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? रोम में ही देखने को मिलेगा। रक्तवर्ण महिला माने खून से लदी हुई औरत, रोम में देखने को मिलेगा। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी जो है वो रोम में ही देखने को मिलेगा। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी रोम में। पश्चिम का बेबीलोन, रोम को ही बोला जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो रोम को ही कहा जाता है पश्चिम का बेबीलोन। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। इटर्नल सिटी, होली सिटी, रोम को ही कहा जाता है। तो इतने सारे जो है ये रोम में ही बसे हुए हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, तो याद होगा आपको। पोप का शहर रोम, याद ही होगा आपको। रक्तवर्ण महिला जो होती है, खून से लदी हुई औरत, ये भी रोम में ही देखने को मिलता है। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी, मैंने पूरा प्राचीन विश्व में जितना भी सम्राज्ञी जो है वो रोम में ही देखने को मिलता है। पश्चिम का बेबीलोन क्या है? पूरब नहीं, पश्चिम। पश्चिम का बेबीलोन रोम है। पश्चिम का बेबीलोन रोम है। इटर्नल सिटी किसे कहा जाता है? होली सिटी या फिर इटर्नल सिटी, रोम को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम को ही कहा जाता है। आगे देखा जाए, एंटीलीज की मोती जो है वो क्यूबा है। एंटीलीज की मोती कौन सा है दोस्तों? क्यूबा है। एंटीलीज का मोती क्या है? क्यूबा है। एंटीलीज का मोती क्या है? एंटीलीज का मोती वो क्यूबा है। एंटीलीज का मोती क्या है? क्यूबा है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्यूबा ही है। एंटीलीज का मोती हो गया क्यूबा। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्यूबा ही है। क्यूबा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो है क्यूबा है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? क्यूबा, क्यूबा। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड हमारा क्यूबा हो गया। एंटीलीज का मोती हमारा क्यूबा हो गया। एंटीलीज का मोती हमारा क्यूबा हो गया। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्या हो गया? तो क्यूबा हो गया। एंटीलीज का मोती क्या हो गया? क्यूबा हो गया। तो एंटीलीज का जो मोती है ये क्यूबा है और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तो ये भी क्यूबा ही है।
गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है न्यूयॉर्क है। गगनचुंबी इमारत, गगनचुंबी जो इमारत होते थे, गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या है? तो न्यूयॉर्क है। गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या है? गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट क्या हो जाएगा? तो पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर हो जाएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट क्या हो जाएगा हमारा? तो सिंगापुर हो जाएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क हो जाएगा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड हमारा क्यूबा, और पोर्ट एंटीलीज का मोती भी हमारा क्यूबा। एंटीलीज का मोती क्यूबा, एंटीलीज का मोती क्यूबा, एंटीलीज का मोती क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर, पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर। क्वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी हमारा क्या हो जाएगा? क्वेकर सिटी हमारा फिलाडेल्फिया जो है, फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। फिलाडेल्फिया में है क्वेकर सिटी। कहाँ पर है? क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी किसे कहता है? फिलाडेल्फिया, है ना। चीन का शोक किसे कहता है? होंगो नदी। चीन का शोक होंगो नदी, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी। हवा वाला शहर जो है, हवा वाला शहर गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। हवा वाला शहर गार्डन सिटी किसे कहता है? शिकागो कहा जाता है। हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को, हवा वाला शहर गार्डन सिटी जो है शिकागो को कहा जाता है। तो क्वेकर सिटी जो है वो फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। हवा वाला शहर जो है गार्डन सिटी, ये शिकागो को कहा जाता है। हवा वाला शहर गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? क्वेकर सिटी, तो क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को। पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर ही हो गया। पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर हो गया। पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर हो गया। क्वेकर सिटी हमारा देख लिए फिलाडेल्फिया हो गया। क्वेकर सिटी क्या हो गया? फिलाडेल्फिया हो गया। हवा वाला शहर गार्डन सिटी शिकागो हो गया। हवा वाला शहर गार्डन सिटी क्या हो गया? चीन का शौक हम लोग होंगो नदी देख ही लिए। हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का नगर भी न्यूयॉर्क हो गया, यूएसए में है। गगनचुंबी इमारत जो गगन को चूमने, वो वैसे वैसे इमारत कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और हवा वाला शहर कहाँ देखने को मिलेगा, जिसको गार्डन सिटी भी बोलते हैं? तो अमेरिका के शिकागो में ही देखने को मिलेगा। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया याद रखना है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। पर्ल ऑफ द ओरिएंट क्या हो जाएगा? सिंगापुर। पर्ल ऑफ द ओरिएंट क्या हो जाएगा? सिंगापुर। पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर हो जाएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर। हवा वाला शहर गार्डन सिटी क्या हो जाएगा? शिकागो हो जाएगा। चीन का शोक होंगो नदी, पीली नदी भी कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्या हो जाएगा? क्वीटो हो जाएगा। इक्वाडोर क्या हो जाएगा? क्वीटो, इक्वाडोर। ये निरंतर बहने वाले झरनों का शहर है। क्या है? निरंतर बहने वाले झरनों का शहर है क्वीटो, इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? क्वीटो, इक्वाडोर में है। ये निरंतर बहने वाला झरनों का शहर किसे कहा जाता है? क्वीटो को कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो, क्वीटो, क्वीटो। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो को कहा जाता है, जो कि इक्वाडोर में है। ठीक ना। तो याद रखिएगा, हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? तो कोरिया को कहा जाता है हर्मिट किंगडम। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी कोरिया को ही कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम और हर्मिट किंगडम भी हम लोग कोरिया को ही कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, हर्मिट किंगडम कोरिया को ही कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया, और हर्मिट किंगडम भी कोरिया। हर्मिट किंगडम कोरिया। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो, इक्वाडोर में जो कि है, इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है क्वीटो को कहा जाता है। चीन का शौक देख लिए, हवा वाला शहर भी देख लिए, शिकागो के क्वेकर सिटी हम लोग फिलाडेल्फिया देख लिए, पर्ल ऑफ द ओरिएंट हमारा सिंगापुर देख ही लिए। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस, अब गोल्डन का नाम आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का नाम आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया, गोल्डन का नाम आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया, गोल्डन कंगारू ये सब जो भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्या हो जाएगा हमारा? फिनलैंड हो जाएगा। लैंड ऑफ 1000 लेक्स,
थाउजेंड में हज़ारों झील हैं। हज़ारों झीलें कहाँ पे फिनलैंड में देखने को मिलेगा। हज़ारों झीलें कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिनलैंड में देखने को मिलेगा। हज़ारों झीलें कहाँ पे, फिनलैंड में हज़ारों झीलें देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो थाउजेंड लैक्स, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स फिनलैंड को कहा जाता है, वहाँ पे हज़ारों साल झीलें आपको देखने को मिलेगा। मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन हमारा नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है नॉर्वे हो गया। क्या हो गया, लैंड ऑफ मिडनाइट सन हमारा नॉर्वे हो गया। भूमध्य सागर का द्वार जो है जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर को कहा जाता है ना। तो भूमध्य सागर जो है इसका द्वार किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहता है, तो नॉर्वे के। लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स पे है, फिनलैंड है। लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। भूमध्य सागर का द्वार हमारा जिब्राल्टर हो जाएगा, है ना। होली लैंड, होली लैंड जो है हमारा जेरूसलम इजराइल कहा जाता है। होली लैंड किसे कहा जाता है, होली लैंड जो है जेरूसलम इजराइल को कहा जाता है। होली लैंड जो होली लैंड है ये जेरूसलम इजराइल को कहा जाता है। होली लैंड किसे कहा जाता है, जेरूसलम इजराइल को कहा जाता है। होली लैंड, होली लैंड किसे कहता है, जेरूसलम इजराइल को कहा जाता है। होली लैंड ग्रेनाइट सिटी जो है एवरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, एवरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी जो है वो एयरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी जो है एयरडीन एवरडीन एवरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी जो है एवरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी जो किसे कहा जाता है, एवरडीन स्कॉटलैंड को। और होली लैंड जेरूसलम को कहा जाता है। होली लैंड जो है जेरूसलम इजराइल में जो है, होली लैंड जेरूसलम को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर याद है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे कहा जाता है। और लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स फिनलैंड हो जाएगा हमारा। ग्रेनाइट सिटी हमारा एवरडीन हम लोग याद कर लीजिएगा। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट सिटी एवरडीन। एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है, तो आयरलैंड को कहा जाता है। आयरलैंड जो है आप लोग देखे होंगे, आयरलैंड जो है वो इसे एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमराल्ड द्वीप। एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है आयरलैंड को। क्या कहा जाता है, एमराल्ड द्वीप। तो एमराल्ड द्वीप कहा जाता है आयरलैंड को। नील नदी का देन मिस्र है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी क्या है, न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी क्या है, न्यूयॉर्क है। तो याद रखिएगा जो एम्पायर सिटी है वो न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी क्या है, तो न्यूयॉर्क है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो हो जाएगा वेनिस हो जाएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक हमारा क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो हो जाएगा वेनिस इटली हो जाएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली हो जाएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो है वो वेनिस इटली हो जाएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, है ना। तो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो है इटली हो जाएगा। हम लोग इटली, हम लोग रोम, 7 पहाड़ियों का नगर भी हमारा आगे हम लोग क्वीन ऑफ एड्रियाटिक भी रोम हो जाएगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक भी क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। तो हम लोग क्वीन ऑफ एड्रियाटिक इटली भी देख लिए, सॉरी। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस को कहा जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक क्या है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस जो है वो इटली में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस में है, इटली में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहाँ पे है, वेनिस इटली में। एम्पायर सिटी तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नील नदी का देन मिस्र है। एमराल्ड द्वीप जो है आयरलैंड है। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड है। ग्रेनाइट सिटी जो है वो एवरडीन है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है। कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कह दीजिए चाहे पूर्व का वेनिस कह दीजिए, हमारा कोचीन जो है वो, कोची जो है वो भारत में जो कोची केरल है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अरब सागर की रानी या फिर पूर्व का वेनिस, कोचीन केरल जो है भारत में, उसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोचीन केरल को। हम लोग याद किए होंगे। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है स्विट्ज़रलैंड है। यूरोप का प्लेग्राउंड क्या है, स्विट्ज़रलैंड है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, तो यूरोप का प्लेग्राउंड का नाम बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। सूर्योदय का देश जापान आपको याद ही होगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हमारा भूटान है, आपको याद ही होगा। जो याद है उस पर दिमाग नहीं फोकस करना है, ज़्यादातर हम लोग जो देख लिए हैं। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस में है। थाउजेंड एलिफेंट्स हमारा लाओस में है। और थाउजेंड लेक्स हमारा फिनलैंड में है। तो लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, लाओस में। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स लाओस। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट, सॉरी, लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स जो है वो लाओस में है ना। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स आपको थाईलैंड में आपको वाइट एलिफेंट्स देखने को मिलेगा। सादा सफ़ेद जो होता है हाथी थाईलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी देखने को मिलेगा। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस में देखने को मिलेगा। थाउजेंड एलिफेंट्स आपको लाओस में। लिली का देश कनाडा है। लिली का देश क्या है, कनाडा है। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स क्या है, तो लाओस है। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस है। और वाइट एलिफेंट्स जो हमारा थाईलैंड है।
और लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स हमारा लाओस है। लिली का देश कनाडा हो गया, लिली का देश क्या हो गया, कनाडा हो गया, लिली का देश कनाडा हो गया। नेवर नेवर लैंड हमारा प्रेरीज ऑफ नॉर्थ है। नेवर नेवर लैंड क्या है, नेवर नेवर लैंड जो है वो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ है, नेवर नेवर लैंड। तो नेवर नेवर लैंड जो है वो प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ है, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ है नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड क्या है हमारा, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ है। नेवर नेवर लैंड क्या है, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ है। हैरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर में है। हैरिंग पॉन्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हैरिंग पॉन्ड आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। तो हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर में है, हैरिंग पॉन्ड। हैरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर में। नेवर नेवर लैंड जो है वो प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ है। प्रेयरीज जो है घास का मैदान है, नॉर्थ मतलब उत्तर का घास का मैदान जो अमेरिका में है, प्रेयरीज का घास का मैदान, उसे ही कहा जाता है नेवर नेवर लैंड। प्रेयरीज ऑफ घास का मैदान जो है वहाँ पे बोला जाता है कि कभी भी नेवर नेवर मतलब कभी भी नहीं काटना है घास के मैदान को। जो प्रेयरीज ऑफ घास का मैदान जो अमेरिका में है वो नेवर नेवर लैंड है। क्या है, नेवर नेवर लैंड है। लिली का देश कनाडा हम लोग देख लिए। 1000 एलिफेंट्स हमारा लाओस हो गया, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स हमारा लाओस हो गया। हैरिंग पॉन्ड हमारा अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो है, अटलांटिक महासागर जो ऐसा आकार का है उसी में क्या है हमको देखने को मिलता है, तो हैरिंग पॉन्ड देखने को मिलेगा। हैरिंग पॉन्ड, हैरिंग पॉन्ड जो है वो अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। संसार के छत पामीर का पठार, तिब्बत का पठार आपको याद होगा। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड हमारा स्टॉकहोम है, स्वीडन ही है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड हमारा स्टॉकहोम है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड क्या है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। वेनिस धो के रख दीजिए, स्टॉक में धोकर वेनिस करके रख दीजिए, वर्ल्ड को धो के स्टॉक करके रख दीजिए, धो के वर्ल्ड। एंड वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक क्या करती है, स्टॉकहोम। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में। तो वेनिस ऑफ द वर्ल्ड हमारा स्टॉकहोम हो जाएगा, स्वीडन में है। गोरो की कब्र, गोरो की कब्र हमारा गिनी तट है। गोरो की कब्र कहाँ पर है, गिनी तट में है। गोरो की कब्र हमारा गिनी तट में देखने को मिलेगा। गोरो की कब्र कहाँ देखने को मिलेगा, तो गिनी तट में देखने को मिलेगा गोरो की कब्र। गोरो की कब्र आपको गिनी तट में देखने को मिलेगा। गोरो की कब्र, गोरो की कब्र जो है वो आपको गिनी तट में देखने को मिलेगा। गोरो की कब्र, गोरो की कब्र कहाँ देखने को मिलेगा, गिनी तट में। लैंड ऑफ कैक्स, लैंड ऑफ कैक्स जो है वो स्कॉटलैंड में देखने को मिलेगा। लैंड ऑफ कैक्स, स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ केक्स कहे जाए, केक्स, लैंड ऑफ केक्स किसे कहा जाता है, तो स्कॉटलैंड को। केक अब ऐसे ऐसे केक जैसा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंड ऑफ केक्स कहेंगे। स्कॉटलैंड में देखने को मिलेगा। गोरो का कब्र हमारा गिनी तट हो गया। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड हमारा स्कॉटलैंड हो गया, स्वीडन में जो है। हैरिंग पॉन्ड हमारा अटलांटिक महासागर। नेवर नेवर लैंड जो है वो प्रेरीज घास ऑफ नॉर्थ, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप हमारा बेल्जियम हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप हमारा क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप हमारा क्या हो जाएगा, तो बेल्जियम हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप हमारा क्या हो जाएगा, तो बेल्जियम हो जाएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट क्या है, तो बेल्जियम है। यूरोप का कॉकपिट क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। लैंड ऑफ केक्स हमारा स्कॉटलैंड हो गया। कॉकपिट ऑफ यूरोप हमारा बेल्जियम हो गया, बेल्जियम हो गया। कॉकपिट ऑफ यूरोप हमारा क्या हो गया, बेल्जियम हो गया। लैंड ऑफ केक्स क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। लैंड ऑफ केक्स हमारा क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। लैंड ऑफ केक्स क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। गोरो की कब्र हमारा गिनी तट हो गया। गोरो की कब्र हमारा गिनी तट हो गया। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड हमारा स्टॉकहोम स्वीडन है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड हमारा क्या है, स्टॉकहोम स्वीडन है सर ना। हैरिंग पॉन्ड वाला हम देख लिए थे। आगे देखा जाए तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट हमारा सैन फ्रांसिस्को है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, अब यहाँ पे गोल्डन तो लगा हुआ है तो आपको नहीं चल जाना है ऑस्ट्रेलिया में। सैन फ्रांसिस्को में है, इसमें गोल्डन गेट लगा हुआ है। गोल्डन गेट हमारा सैन फ्रांसिस्को है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्या है, सैन फ्रांसिस्को। और ये भी क्या है, अमेरिका में ही है सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहता है, तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहता है, सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट। स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है वो ऑक्सफोर्ड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड है। क्या है, ऑक्सफोर्ड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर क्या है, ऑक्सफोर्ड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड है, इंग्लैंड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर क्या है, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड है। दक्षिण का ब्रिटेन को न्यूजीलैंड, ये तो पता होगा। अंध महाद्वीप हमारा अफ्रीका होता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। स्वर्णिम पैगोडा का देश क्या है, म्यांमार है। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड है।
स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड है, याद रखिएगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट हमारा सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। स्वप्निल मीनारों का शहर हमारा ऑक्सफोर्ड है, स्वप्निल इंग्लैंड में जो है ऑक्सफोर्ड। स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर हमारा ऑक्सफोर्ड है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट हमारा सैन फ्रांसिस्को है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट हमारा सैन फ्रांसिस्को है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्या है? सैन फ्रांसिस्को है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है ऑक्सफोर्ड है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड हो गया। स्वर्णिम पेगोटा का देश म्यांमार है। संसार का रोटी भंडार जो है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, तो संसार का रोटी भंडार हमारा क्या हो जाएगा? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वही हमारा जो है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो हम लोग क्या देखे थे? नेवर नेवर देखे थे, वही हमारा प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये भी है संसार का रोटी का भंडार, ठीक ना। रोटी का भंडार जो है प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है संसार का रोटी भंडार है। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को क्या कहता है? तो संसार का रोटी भंडार। संसार का निर्जनतम द्वीप कौन सा है? जो तो त्रिस्तान डी कुन्हा। संसार का जो निर्जनतम द्वीप है, क्या लिखा हुआ है? निर्जनतम द्वीप जो है त्रिस्तान डी कुन्हा, त्रिस्तान डी कुन्हा संसार का निर्जनतम द्वीप है। निर्जनतम, निर्जनतम द्वीप मतलब कोई भी इस पर जन नहीं रहता है ना। त्रिस्तान डी कुन्हा संसार का निर्जनतम द्वीप जो है वो त्रिस्तान डी कुन्हा, त्रिस्तान डी कुन्हा, त्रिस्तान डी कुन्हा। 7 टापुओं का नगर मुंबई है, 7 टापुओं का नगर, रोम नहीं लगाना है। 7 टापुओं का नगर हमारा मुंबई है। क्या है? मुंबई है 7 टापुओं का। 7 पहाड़ियों का नगर बोले तो रोम है, इटली। 7 पहाड़ियों का नगर बोले तो रोम हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर बोले तो मुंबई है, भारत है ना। 7 टापुओं का नगर मुंबई है, 7 टापुओं का नगर मुंबई है, 7 टापुओं का नगर मुंबई है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा, जापान। फॉरबिडन सिटी लहासा हो जाएगा, फॉरबिडन सिटी लहासा हो जाएगा, फॉरबिडन सिटी लहासा हो जाएगा, है ना। तो 7 टापुओं का हमारा मुंबई हो जाएगा, 7 पहाड़ियों का रोम इटली हो जाएगा हमारा। 7 आगे देख रहे हैं, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका है और फॉरबिडन सिटी लहासा है। फॉरबिडन सिटी क्या है? लहासा है। फॉरबिडन सिटी क्या है? लहासा है। फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा है, तिब्बत में है। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी। इंग्लैंड का बगीचा हमारा केंट हो जाएगा। इंग्लैंड का बगीचा क्या है? इंग्लैंड का बगीचा केंट है। फॉरबिडन सिटी लहासा है, फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत में है। लहासा कहाँ है? तिब्बत में है फॉरबिडन सिटी। इंग्लैंड का बगीचा केंट है, इंग्लैंड का बगीचा केंट है, इंग्लैंड का बगीचा केंट है, इंग्लैंड का बगीचा। भारत का बगीचा बेंगलुरु है। इंग्लैंड का बगीचा केंट है, वैसे भारत का बगीचा बेंगलुरु है, ठीक ना। तो जैसे इंग्लैंड का बगीचा केंट है, वैसे भारत का बगीचा बेंगलुरु है ना। तो इंग्लैंड का बगीचा केंट है, वैसे भारत का बगीचा क्या है? तो बेंगलुरु है, याद रखिएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबल मंड जलडोल मध्य, आपको याद होगा, जलडोल मध्य में रोलने लगा, जल बहने लगा आंसुओं का। मोतियों का द्वीप बहरीन है, बहरीन है। मोती घुस गया कहाँ? कान में, तो बहरा हो गया। मोतियों का द्वीप बहरीन है। यूरोप का बारूद का पीपा जो है बाल्कन है। यूरोप के बारूद का पीपा है बाल्कन, यूरोप के बारूद का पीपा है बाल्कन, यूरोप के बारूद का पीपा है बाल्कन, यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन। लैंड ऑफ सेंटिंग सन, लैंड ऑफ सेंटिंग सन जो है वो ब्रिटेन है। लैंड ऑफ सेंटिंग सन जो है वो ब्रिटेन है। लैंड ऑफ सेटिंग सन जो है वो ब्रिटेन है। लैंड ऑफ सेटिंग सन जो है वो ब्रिटेन है। लैंड ऑफ सेटिंग सन क्या है? ब्रिटेन है, इसको याद रखिएगा। श्वेत शहर बेलग्रेड है, यूगोस्लाविया, जिसको श्वेत शहर कहा जाता है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो है, श्वेत शहर क्या है? बेलग्रेड है, जो यूगोस्लाविया में है, बेलग्रेड है। श्वेत शहर क्या है? श्वेत शहर हमारा जो है बेलग्रेड है। बेलग्रेड क्या है? श्वेत शहर है। लैंड ऑफ सेंटिंग सन हमारा ब्रिटेन है, ये दोनों को याद रखना। यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन हो जाएगा, इसको भी याद रखना। यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन हो जाएगा, यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन हो जाएगा। लैंड ऑफ सेंटिंग सन ब्रिटेन हो जाएगा। लैंड ऑफ सेंटिंग सन जो है ब्रिटेन हो जाएगा। श्वेत शहर बेलग्रेड है, श्वेत शहर बेलग्रेड है। यूरोप के बारूद का पीपा जो है वो बाल्कन है। यूरोप के बारूद का पीपा जो है, यूरोप में बारूद का पीपा जो है बाल्कन है। लैंड ऑफ सेंटिंग सन जो है वो ब्रिटेन है। लैंड ऑफ सेंटिंग सन क्या है? वो ब्रिटेन है। ये लैंड ऑफ सेंटिंग सन, सेटिंग सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन जो है वो ब्रिटेन है। और श्वेत शहर हमारा बेलग्रेड देख ही लिए थे। भारत का मसालों का बगीचा केरल को जानते हैं। स्मारकों की नगरी बियाना है। स्मारकों की नगरी क्या है? स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी बियाना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी बियाना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? बियाना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी जो है वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? तो वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है।
विश्व की जन्नत हमारा पेरिस फ्रांस हो जाएगा। विश्व की जन्नत क्या हो जाएगा? पेरिस फ्रांस हो जाएगा। विश्व की जन्नत हमारा क्या हो जाएगा? तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा। विश्व की जन्नत है हमारा पेरिस फ्रांस। विश्व की जन्नत हमारा पेरिस फ्रांस। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारक जो होते हैं स्मारकों की नगरी क्या है? तो वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया है। विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस है। विश्व का जन्नत है, बाप रे बाप, पेरिस फ्रांस जो है विश्व का जन्नत है। अच्छा, एशिया का पेरिस क्या है? तब थाईलैंड है। एशिया का पेरिस थाईलैंड है। वैसे विश्व का जन्नत पेरिस है। एशिया का पेरिस है थाईलैंड। जैसे पेरिस जो है विश्व का जन्नत है, वैसे पेरिस जो है विश्व एशिया का पेरिस है थाईलैंड। एशिया का पेरिस है थाईलैंड। एशिया का पेरिस है थाईलैंड। ठीक ना? तो एशिया का पेरिस क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। एशिया का पेरिस थाईलैंड हो जाएगा। आइलैंड ऑफ क्लॉब जो है जंजीबार तंजानिया है। आइलैंड ऑफ क्लॉब जो है, आइलैंड ऑफ क्लॉब्स क्या है? तो जंजीबार है। जंजीबार है आइलैंड ऑफ क्लोज। आइलैंड ऑफ क्लॉब्स, आइलैंड ऑफ क्लॉब्स जंजीबार। जंजीर से क्या कर दिया है? आइलैंड को क्लोज कर दिया है। आइलैंड को क्या क्लोज कर दिया है? जंजीर से। जंजीर से आइलैंड को क्लोज कर दिया है ना। एशिया का पेरिस थाईलैंड है। विश्व का जन्नत पेरिस फ्रांस है। स्मारकों की नगरी वियना है। स्मारकों की नगरी क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। स्मारकों की नगरी वियना हो जाएगा। भारत की मसालों तरी तो सबको याद है। केरल श्वेत शहर हमारा बेलग्रेड है। लैंड ऑफ सेंटिंग सन ब्रिटेन है। यूरोप के बारूद का पीपा जो है बाल्कन है। लैंड ऑफ क्लोब्स हमारा जंजीबार है। लैंड ऑफ क्लोब्स हमारा जंजीबार है। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका जो है नेटाल हो जाएगा। नेटाल जो थी दक्षिण अफ्रीका में था। आप लोग जानते होंगे नेटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका जो है, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका जो है नेटाल में है, दक्षिण अफ्रीका में है। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल दक्षिण अफ्रीका में है। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल दक्षिण अफ्रीका में है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसे कहा जाता है? स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जो है वो स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जो है, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस है, इसे पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस को क्या कहता है? तो स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर, स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। हिंद महासागर की मोती, पूर्व का मोती, ये श्रीलंका को ही कहा जाता है। हिंद महासागर की मोती या पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? हिंद महासागर की मोती या पूर्व की मोती हमारा किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका। और अरब की रानी या पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सॉरी, पूर्व की वेनिस किसे कहता है? तो कोचीन को कहा जाता है, जो भारत में है। ये अरब सागर की रानी है, पूर्व का वेनिस है। और ये क्या था? तो ये जो था हिंद महासागर का मोती है, पूर्व का मोती है। तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका मोती है। हिंद महासागर का मोती चाहे पूर्व का मोती, श्रीलंका। सुकुमार फूलों का देश जापान है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी जापान ही है। तो सुकुमार फूलों का देश जापान है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। वहाँ पे बहुत सारा पवन चक्कियाँ देखने को मिलेगा, जिसके लिए उसका नाम रख दिया गया है पवन चक्कियों का भूमि। नीदरलैंड को है ना। हिंद महासागर की मोती देख लिया। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस क्या हो गया? स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर हो गया है ना। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल हो जाएगा। आइलैंड ऑफ क्लोब्स हमारा जंजीबार देख ही लिए थे हमारा। विश्व का जन्नत पेरिस है। जैसे स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया है। स्मारकों की नगरी क्या है? स्मारक। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मारक देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो स्मारकों की नगरी है वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया जो है स्मारकों की नगरी है, वियना ऑस्ट्रिया है ना। श्वेत शहर हम लोग बेलग्रेड को बोला जाता है। बेलग्रेड हमारा यूगोस्लाविया में है। श्वेत शहर बेलग्रेड है। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन है। यूरोप के बारूद का पीपा जो है, यूरोप का बारूद का पीपा जो है बाल्कन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग को मिला था, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? तो चलो जाओ अब पढ़ के बाद पॉलिटी। तो पॉलिटी है तो परिषद अधिनियम, ठीक ना। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम से शुरुआत करना है। ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है ना, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक ना। मार्ले और मिंटो, ये मार्ले मिंटो सुधार इसको क्यों कहा जाता है हम लोग आगे देखते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। इसमें क्या किया गया था? पहली बार क्या हुआ था इसमें?
पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व माने अलग एगो प्रतिनिधित्व समुदाय मुस्लिम समुदाय का उपबंध किया गया, ठीक ना, मुस्लिमों के लिए अलग से। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही मतदाता ही कर सकते हैं, इसमें हिंदू भाग नहीं लेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही मत देंगे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली थी, यही है मार्लोमेंटो सुधार 1909। तो यहाँ से हम लोग देख लिए हैं कि मुस्लिमों का अलग पृथक निर्वाचन दिया गया, इसमें मुस्लिम ही मतदाता ही बस होंगे और मुस्लिम ही इसमें जो है खड़ा भी होंगे। तो इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता की वैधानिकता प्रदान की। और लॉर्ड मिंटो इसमें उस कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे, जिनके नाम पे मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम रखा भी गया था। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने सबसे पहले अलग से निर्वाचन दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन जो दिया सबसे पहले लॉर्ड मिंटो ने, और इसीलिए इसको क्या कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। लॉर्ड मिंटो को 1909 में इसने दिया था मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति भी की गई। इसमें भारतीयों को क्या किया गया, तो भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल इसकी जितना भी कार्यकारिणी परिषद होते थे उसमें भी नियुक्त किया गया भारतीयों को, ठीक ना। पहले भारतीय नहीं होते थे, बाद में 1909 के बाद भारतीयों को भी क्या किया गया, तो उसमें नियुक्त किया गया, ठीक ना। किसमें किसमें, तो भारतीय सचिव जो होते थे उसमें और गवर्नर जनरल होते थे उसमें, उसके कार्यकारिणी में, कार्य संभालने वाले कार्यकारिणी में भारत को भी क्या किया गया, तो भारतीय लोगों को भी सम्मिलित किया गया, ठीक ना। तीसरा नंबर क्या हुआ इसमें 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसको मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने या फिर सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछना या फिर मत देने का अधिकार मिला। किसे मिला, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करना, बजट पर क्या करना, तो वाद विवाद करना, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करना, सार्वजनिक हित के विषयों पर क्या करना, तो प्रस्ताव पेश करना, प्रश्न पूछना और मत देने का भी अधिकार मिला था, ठीक ना। तो पूछेगा कि बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश किया गया और प्रश्न पूछने का और मत देने का भी अधिकार मिला, प्रश्न पूछना मत देने का अधिकार मिला, साथ ही साथ प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि भी की गई। तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम हमारा या फिर मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम हो जाएगा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो जो वायसराय था उसका कार्यपालिका परिषद जो होता था, कार्य करने वाला जो परिषद होता था वायसराय का, उसके प्रथम भारत के सदस्य कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले थे, जो भारत के होते हुए क्या बने थे, उसमें कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने थे। किसके, तो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनाया गया, किसे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वे वायसराय के कार्यपालिका परिषद के क्या बने, पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। उनको कौन सा इसमें सदस्य का पोस्ट दिया गया, तो विधि बनाने का सदस्य पोस्ट दिया गया, ठीक ना। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। मतलब गजब का हुआ इसमें, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। मतलब ये जो था सबका अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया, किसे किसे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व। आगे देखा जाए तो 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कहाँ पर थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे 1909 ईस्वी में, ठीक ना। तो 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो सचिव और वायसराय दोनों के नाम पे पड़ गया मार्लेमेंटो अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम का नाम और क्या पड़ गया, मार्लेमेंटो अधिनियम। उसमें मार्ले कौन था, मार्ले था उस समय राज्य के सचिव, भारत के राज्य था, भारत उस समय राज्य कहा जाता था, तो भारत राज्य के सचिव हुआ करता, और मिंटो जो था वो वायसराय हुआ करता था। तो इन्हीं दोनों के नाम पर भारत का जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम था उसका नाम क्या पड़ गया, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में ब्रिटेन के सभी संविधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम यही है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत कम समय तक चला था, तो पटांग था तो चलबे करेगा कम समय तक, जाहिर सी बात है।
तो याद रखिएगा सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम चला, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इसी के तहत मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन दिया गया था। इसमें मेन मतलब कि क्वेश्चन यही है। साथ ही साथ प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। साथ ही साथ केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का, सार्वजनिक हित पर विषय पर प्रस्ताव पेश करना, प्रश्न पूछना, ये सब जो है वाद विवाद करना, बजट पर वाद विवाद करना किससे था, और प्रश्न पूछना, मत देना, इस अधिकार किसके थ्रू मिला, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू मिला था। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या वृद्धि की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वैसे थे जो भारत वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। कौन सदस्य? विधि सदस्य। साथ ही साथ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व प्रदान भी किया गया। इसको भी क्या किया? अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया है ना। भारतीयों के भारत सचिव गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में नियुक्ति की गई। भारतीयों को क्या किया गया? इसमें नियुक्त किया गया। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, ठीक ना। और सबसे कम समय तक ये चला था 1909 के भारत शासन अधिनियम या फिर पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। अब आते हैं हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको क्या बोला जाता है? इसका भी एक अन्य नाम है जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक ना। तो 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं और 1909 को हम लोग पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, ठीक ना। दोनों को याद रखिएगा। 1919 को क्या बोलते हैं? 1919 को भारत शासन अधिनियम जो था इसका बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें दो अलग अलग उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन दोनों के समय में आया था। देखिएगा इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। हम लोग याद किए थे 19 और 19 दो है ना, तो 1919 दो है, इसका मतलब द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को क्या बोलते हैं? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कहाँ पर? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद का गठन किया गया, दूसरा केंद्रीय विधानसभा का भी गठन किया गया, है ना। जैसे राज्यसभा लोकसभा वैसे ही आगे देखा जाए राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी। उस समय राज्य परिषद जो था, राज्यसभा जिसको बोल सकते हैं अभी, तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या उस समय क्या हुआ करती थी? 60 हुआ करती थी। इसमें 34 को निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 साल का होता था। 60 में से जो भारत परिषद है राज्य परिषद के सदस्य की संख्या तो 60 होती थी, जिसमें से 34 को निर्वाचित होते थे, चुने जाते थे, निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 गो थी। कितनी थी? जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा, तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना था? 144 गो था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके थ्रू क्या किया गया? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापना की गया और प्रथम राज्य परिषद मतलब जो राज्यसभा हो गया, दूसरा केंद्रीय विधानसभा जिसको हम लोग लोकसभा भी बोल सकते हैं। तो प्रथम राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो जो राज्य परिषद था, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितना था? 60 को था। 60 को में से 34 को निर्वाचित होता था। आगे देखा जाए केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना था? तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 को था। कितना था? 144 को था। केंद्रीय वाला में विधानसभा में 144 गो और राज्य परिषद वाला में 60 गो, ठीक ना। अब जिनमें से 104 गो निर्वाचित हुआ करते थे, जिसमें से 4 गो क्या होते थे? निर्वाचित होते थे तथा 40 गो मनोनीत होते थे। तो 104 और 40 144 हुआ ना जी। तो 104 गो तो निर्वाचित हुए और 40 गो मनोनीत हुए। क्या हुए? मनोनीत हुए। इसको याद रखना है। 140 जो है केंद्रीय विधानसभा में, इसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 गो मनोनीत होते थे। और यहाँ पे हम लोग देखे थे राज्य परिषद में कि 60 गो में से तो 34 गो निर्वाचित होता था, जो कि 5 साल के लिए, ठीक ना। इनका कार्यकाल जो होता था केंद्र विधानसभा वाला 3 वर्षों का होता था। कितना वर्षों का होता था? 3 वर्षों का होता था, ठीक ना। तो जो केंद्र विधानसभा सदस्यों की संख्या जो 144 थी ना, ये 3 साल के लिए होता था। राज्य परिषद वाला 5 साल के लिए, लेकिन केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या मात्र ये 3 साल के लिए कार्य करते थे, ठीक ना। चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कितना साल के लिए? 3 वर्षों के लिए कार्य करते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। केंद्रीय विधानसभा वाला कितना साल के लिए? 3 साल के लिए वर्क करते थे। दोनों सदनों के अधिकार समान था। दोनों सदन जो था, राज्य परिषद या फिर केंद्रीय विधानसभा, दोनों का क्या था? अधिकार एकदम बराबर ही था। किसी में भेदभाव, कम बेस का पावर नहीं था, ठीक ना। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि वह बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का था।
बजट पर सिर्फ स्वीकृति प्रदान कौन कर सकते हैं? बजट पर जो स्वीकृति है, स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया निचला सदन को। निचला सदन को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया था कि आप स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं बजट पर। तो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसे था? निचले सदन का था, ठीक ना। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में जो था द्वैध शासन प्रणाली का देख लिए थे, और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। प्रांत में भी द्वैध शासन क्या किया गया? प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली का क्या किया गया? तो मतलब प्रवर्तन किया गया द्वैध शासन प्रणाली का। और जो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाएगा? तो लियोनस कार्टियस को कहा जाएगा। याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस हैं। कौन है? लियोनस कार्टियस थे। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस थे, है ना। तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक हम लोग लियोनस कार्टियस को देख लिए, ठीक ना। प्रांतों में द्वैध शासन ये भी उसी समय आया होगा, 1919 में ही, है ना। उसी समय द्विसदनात्मक लगा था, तो प्रांतों में द्विसदनात्मक लगेगा, द्वैध शासन लगेगा। तो प्रांतों में भी द्वैध शासन लगाया गया, जिसके जनक हो जाएंगे लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस को भूलना नहीं चाहिए। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के दो उपवर्गों में भेद किया गया, पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित या फिर अंतरित। तो इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को, विषय को क्या कह रहा है? विषय को, प्रांतीय विषय जो था, प्रांतीय विषय, इसको दो उपवर्ग में भी विभाजित किया गया। प्रांतीय विषय को कितना? दो उपवर्ग में। प्रांतीय का जो विषय था जी, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित भी होगा और क्या होगा? हस्तांतरित भी होगा। तो आरक्षित विषय हम लोग देखें, आरक्षित विषय है, आरक्षित विषय में था वित्त, पैसा वाला कार्य, भूमि टैक्स, अकाल सहायता न्याय, इमरजेंसी में जो अकाल सहायता होता है वो हो गया इस सब के लिए, न्याय करना, पुलिस वाला जो होता है, पेंशन हो गया, पुलिस पेंशन, आपराधिक जनजाति, छापा खाना हो गया, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली गैस बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ी भी हो गया, उद्योग के लिए विवाद हुआ, मोटर गाड़ी हो गया, छोटा छोटा बंदरगाह और सार्वजनिक सेवा, ये सब आता था किसमें? आरक्षित विषय में आता था। किस में आता था? आरक्षित विषय में आता था। और हस्तांतरित विषय में कौन सा आता था? जो हस्तांतरण किया जाए, शिक्षा, हस्तांतरण करने वाला हो गया, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, ये आप क्या कर रहे हैं? हस्तांतरित कर रहे हैं ना, तो ये हस्तांतरित विषय का भाग हो गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक में आप निर्माण कर रहे हैं, आबकारी उद्योग धंधा, तौल माप कर रहे हैं, सार्वजनिक मनोरंजन हो रहा है, ये सब जितना भी आता था, अग्रहार दान दे रहे हैं, ये सब हस्तांतरित कर रहे हैं ना, तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत ये आता था। आरक्षित विषय में हम लोग देख लिए वित्त भूमि जितना भी है आरक्षित विषय में, और जो हस्तांतरित करने वाला है वो ये सब जितना भी हस्तांतरण किया जाता था। तो आपने हस्तांतरित और आरक्षित के बारे में अंतर समझ लिया होगा, ठीक है। और ये आरक्षित और हस्तांतरित जो था कहाँ पे देखने को मिला था? 1919 के जो था प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था, जिसके जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार मतलब कि 1919 के जो था भारत शासन अधिनियम या फिर क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इसके तहत ही क्या किया गया, तो प्रांतीय विषयों को दो उपवर्ग में बांटा गया था। प्रांतीय विषयों को एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। आरक्षित हस्तांतरित क्या था हम लोग यहाँ पे देख लिए थे। आगे देखा जाए, नोट में कह रहा है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर या फिर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। मतलब जो आरक्षित विषय था, अब आरक्षित विषय कौन देखता है? प्रशासन गवर्नर ही ना देखता है, राज्य सरकार देखता है, उसकी कार्यकारी परिषद देखेगा। जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन कौन देखेगा? तो गवर्नर तो देखेगा ही देखेगा। गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों से सहायता से किया जाना था। विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी थे, विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे, उसी की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 का एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जो यह भी याद रखिएगा, द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के भारत या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसी के द्वारा 1935 में क्या किया गया? 1935 में जो था इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। 1935 में भी एक्ट आया था, 1935 अधिनियम जो था वो, उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, समाप्त किसके द्वारा किया गया था, और हम लोग क्या देखे थे, उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था। चौथा नंबर देखा जाए, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कर सकता है।
मतलब कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इसके द्वारा कहा गया था कि भारत का जो सचिव है, भारत का सचिव, इसको यह अधिकार दिया जाता है, इसको क्या दिया जाता है, इसको यह अधिकार दिया जाता है कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कर सकता है। किसको बोला गया? भारत के सचिव को कहा गया कि आप भारत के महालेखा परीक्षक नियुक्ति भी कर सकते हैं। 5वां नंबर में क्या कहा गया? तो इस अधिनियम ने भारत के एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया था, ठीक ना। और 1926 इसमें ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ली आयोग का सिफारिश लाया गया। ली आयोग कब आया था? 1923-24 में। और ली आयोग आपको पता है किस लिए था? यूपीएससी के लिए। मतलब कि उस समय का जो यूपीएससी था, लोक सेवा आयोग था, सिविल सेवकों की भर्ती कराने के लिए जो ली आयोग का सिफारिश पर किया गया था, तो ये 1926 में ली आयोग, जो कि 1923-24 की ली आयोग था, उसी को 1926 में क्या किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी के गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। याद रखिएगा, यूपीएससी का जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो था 1926 में तो किया गया था, लेकिन किस आयोग के सिफारिश पर? तो ली आयोग के सिफारिश पर। ये ली आयोग कब बना था? 1923-24 में ये ली आयोग बना था। और यही ली आयोग के सिफारिश पर क्या हो गया था? 1926 में यूपीएससी का लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी जो है ली आयोग या फिर जो भी है किस अधिनियम के थ्रू आया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के थ्रू, ठीक ना। और इसी अधिनियम में क्या किया गया था? इसी अधिनियम में कहा था कि भारत के जो सचिव हैं वो अपना महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। किस अधिनियम में लिखा गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में लिखा गया था कि भारत के सचिव क्या कर सकते हैं? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। आगे देखा जाए 6 नंबर, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाए। कमांडर इन चीफ को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए, जो सबसे बड़े होते हैं। तो कमांडर इन चीफ को छोड़ने के बाद वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था, इसके परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि 6 में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था, लेकिन जो सबसे टॉप के होते थे, कमांडर इन चीफ जिसको बोला जाता था, उनको छोड़ के, मतलब जो थे टॉप पे तो रहेंगे वो अंग्रेज ही रहेगा, लेकिन जो थे नीचे के जो सदस्य थे 6 सदस्य, और उनमें से 3 सदस्य भारत के हो सकते हैं। भारत के क्या होंगे? भारत के ही होंगे, है ना। आगे देखते हैं, तो इसने निर्वाचन के सिद्धांत ने विस्तारित कर दिया था। मतलब पृथक निर्वाचन ये सबके लिए भी कर दिया था, सिखों के लिए अलग से, भारतीय ईसाई अलग से, आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए, साथ ही साथ सबको क्या कर दिया था? ये पृथक निर्वाचन का सिद्धांत से विस्तारित कर दिया था। इसमें क्या हुआ था? पहली बार केंद्रीय बजट की राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करने वाला कौन सा अधिनियम था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया? एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, ठीक ना। ये क्या करता था? तो 10 वर्ष बाद अपनी जांच करके रिपोर्ट पेश करता था, ठीक ना। तो ये वैधानिक आयोग गठन किया गया इसी के अंतर्गत ही। 10वां नंबर में क्या हुआ? इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। इसमें बहुत सारा मतलब कि कार्य किया गया। पहला, कुछ विषयों पर संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक की वीटो करने का सम्राट विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। इससे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था, जिनका स्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। तो नोट में देखिए कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि महिला को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा, है ना। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, है ना। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। याद रखना है, जो लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक ना। भारत की महिला पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक।
आगे बढ़ते जो है अब दूसरा अधिनियम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। हम लोग देखे थे इसी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था, है ना। जो पृथक निर्वाचन को क्या कर दिया गया था, हम लोग कहाँ पे देखे थे, यहाँ पे देखे थे। सॉरी, द्वैत शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया था, तो इसको समाप्त कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया था, 1935 के समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो जो था हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख लिए थे कि इसमें क्या किया गया था, तो इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्र बजट की राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसमें केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया 1919 वाला में, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सिखों के लिए, भारतीय, ईसाई के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। तो ये जो था इसमें पृथक निर्वाचन 1919 वाला था। और यहाँ पर हम लोग देखे तो 1909 का जो था ये पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, इसमें भी क्या किया गया, तो अब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का पेश किया गया था, है ना। और हम लोग नीचे देख रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के भारत शासन अधिनियम किस पे था, 1935 वाला, तो ये साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर यह आधारित था। 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। 1935 के अधिनियम में कितना अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद, 10 गो अनुसूचियाँ थी उस समय 1935 के समय, ठीक ना। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला है अखिल भारतीय संघ। क्या है, अखिल भारतीय संघ। तो यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 गो कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था। तो यह संघ जो था, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो सके, ठीक ना। तो ये सब जो है इसके विशेषता हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और इसमें 1935 के अधिनियम में कितना अनुच्छेद, कितना अनुसूची था, 321 अनुच्छेद और 10 गो अनुसूचियाँ हुआ करती थी। इसकी विशेषता थी अखिल भारतीय संघ में क्या था, तो यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र, 11 गो ब्रिटिश प्रांत, 6 गो चीफ कमिश्नर, 11 गो ब्रिटिश प्रांत, 6 गो चीफ कमिश्नर, उनके क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। प्रांतों को क्या कहा गया था कि आप संघ में सम्मिलित होना ही होना है, किंतु देशी रियासतों के लिए यह स्वैच्छिक था। लेकिन देशी रियासतों को कहा गया था कि आप इच्छा से उसमें क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं या फिर नहीं जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रांत है उनको उसमें सम्मिलित होना होगा, है ना। किंतु आगे देखते हैं, देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंध घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। देशी रियासतें क्या हुई, संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरा है स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशोषित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर हम लोग पीछे भी देखे थे, अंत कर और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। स्वतंत्र करके स्वशासित मैंने खुद से शासन करने का संवैधानिक आधार दिया गया, ठीक ना। प्रांतीय स्वायत्तता जिसको बोला जाता है, प्रांतीय मतलब प्रांत का, स्वय मतलब खुद का, उसका स्वशासन करने का स्वायत्तता दिया गया, ठीक ना। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हम लोग देखे हैं। तो इस अधिनियम में विधायी के शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। क्या किया गया, विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण भी किया गया। तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, इस अधिनियम में विधायी शक्ति जो थे उसके केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया, ठीक। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची क्या होता है, तो ये हमारा देखते हैं ये क्या है। तो ये केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था और प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया उस समय, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना था। लेकिन उसमें कौन कौन से थे, तो 3 गो थे तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। केंद्र में द्वैत शासन, प्रांत का द्वैत शासन तो समाप्त कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक ना। और ये था, आगे देखते हैं केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। तो
यहाँ पे हम लोग परिसंघ सूची देख रहे थे। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडलों को विधान बनाने का अनंत शक्ति था। परिसंघ सूची क्या था? तो परिसंघ सूची जो था, विषयों का परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने का अनन्य शक्ति हुआ करता था। परिसंघ सूची के विषय पर कौन बना सकते थे? विधान मंडल। इनको क्या था? उनको बनाने का शक्ति था। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी हो गया, मुद्रा हो गया, नौसेना सेना, वायुसेना, जनगणना, ये जैसे विषय आते थे। ऐसा कह सकते हैं परिसंघ सूची मतलब ये संघ सूची हो गया, और ये प्रांत वाला सूची हो गया, और ये समवर्ती सूची हो गया। मतलब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जैसे हम लोग पीछे देखे थे, अब आगे पढ़ने को मिलेगा। वैसे शुरुआत में ही क्या हुआ था, वैसे परिसंघ सूची बनाया गया, जिसको संघ सूची अभी का कह सकते हैं। प्रांतीय सूची मतलब कि राज्य का सूची बोल सकते हैं। समवर्ती मतलब कि दोनों, मतलब इसका भी मिला के रहता है, समवर्ती सूची में रहता है ना। तो ये भी उस समय किया गया था 1935 में। कब किया गया था? 1935 के जो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था, ठीक ना। उसी द्वैत शासन में 3 गो प्रांत सूची रखा गया था उसमें भी। और हम लोग उस समय जानते भी हैं कि करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना, ये किस में आता है? तो ये परिसंघ सूची में आता है, यानी संघ सूची में आता है। और प्रांतीय सूची में क्या आएगा, आपको पता ही है। तो यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल के कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। अब ये सब किस में आएगा? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा या फिर शिक्षा। तो प्रांतीय वाला जो है, सरकारी वाला जो है, इसी में आएगा, प्रांतीय में। पुलिस किस में आएगा? पुलिस प्रांतीय में आता है। शिक्षा किस में आता है? तो प्रांतीय में आता था, उस समय आता था, ठीक ना। 1935 का बात है। समवर्ती सूची में दोनों विषय आते हैं जो तो देखिएगा, परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल में दोनों विधान बनाने के सदस्य सक्षम थे। इसमें दोनों बना सकते थे, ठीक ना। दोनों विधान बनाने की क्या थी? विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल को भी दोनों को क्या थी? तो शक्ति थी बनाने का। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे, दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, ये सब तो समवर्ती सूची में थे ना। ऊपर उल्लेखित उपनियमों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। ये नहीं कि उसका कार्य यही कर देगा। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। मतलब कि अगर वायसराय मतलब उस समय का राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति मतलब वायसराय बोल दे इमरजेंसी के समय में कि अब परिसंघ क्या करेगा, तो प्रांत का भी विषय का सूची का तैयार करेगा, नियम तैयार करेगा, तो ये उस समय लागू हो जाता था। परिसंघ क्या कर सकता था? प्रांत की सूची को तैयार कर सकता था। उसके कब बोलने पे? तो वायसराय के कहने पर, ठीक ना। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। या फिर 2 प्रांतीय विधानमंडल कहेगा, 2 प्रांतीय विधानमंडल कहेगा, उसके अनुरोध पर परिसंघ क्या कर सकता है? विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। नहीं तो 2 प्रांतीय विधानमंडलों के कहने पर भी क्या हो सकता था? तो परिसंघ उस पर नियम बना सकता था। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट अविधायी शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। और इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ये वायसराय को ही दे दी गई थी, ठीक ना। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसे दे दी गई थी? वायसराय को दी गई थी कि अवशिष्ट वाला जो है आप संभालिए, वायसराय डायरेक्ट संभालिए। चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए। 1935 का देख रहे थे। 1935 के अधिनियम में देखिएगा, नेहरू और अंबेडकर की उक्ति। 1935 में क्या हुआ था? तो नेहरू और अंबेडकर उस समय थे। और इसमें क्या क्या हुआ है? तो नेहरू का कहना है, गुलामी से अधिकार का पत्र। गुलामी का अधिकार पत्र, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। एक कौन बोले थे? नेहरू बोले थे, कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक, ये सब जो है गांधी जी बोले थे, और ऐसे ही नेहरू भी बोले थे। एक कार है जिसमें क्या है? ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये किसने कहा था? नेहरू जी कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का ये अधिकार पत्र है। ये मतलब गुलाम होने का भारत को अधिकार दे दिया गया है, अधिकार पत्र बना दिया गया है 1935 का अधिनियम में। मैंने नहीं होता है कि पुलाना, तो गुलामी का अधिकार पत्र दे दिया गया है। एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। अंबेडकर क्या बोले थे? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये क्या हम कौन बोले थे? अंबेडकर जी बोले थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई भी मतलब क्षमा नहीं मांगनी है। किसने बोला था? अंबेडकर। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। संविधान के
प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः क्या कर दिया गया, उत्पादित कर दिया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, तो इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र का कहाँ से कहाँ तक था, प्रांत और रियासतों तक विस्तृत था, फैला हुआ था। संघीय न्यायालय का प्रांत में भी था और रियासतों तक था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक न्यायाधीश था, साथ ही साथ 2 अन्य न्यायाधीश, मतलब एक मेन मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और अन्य 2 न्यायाधीश हो जाएगा संघीय न्यायालय की व्यवस्था में, ठीक ना। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल या फिर लंदन को प्राप्त था, लेकिन जो न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति कौन चलाएगा, तो लंदन से चलाया जाएगा। बताइए, भारत में सब हो रहा है, इसका मुख्य न्यायाधीश अगर कोई कार्य नहीं करे, उसका अंतिम निर्णय लगाने वाला तो लंदन ही था, तो मेन चलाने वाला लंदन ही हुआ। आगे देखा जाए 5वां नंबर, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। यही बात है, जिसको ब्रिटिश संसद को इसमें सर्वोच्चता रखा गया। भारत में चल रहा है, लेकिन सर्वोच्चता किसका रहेगा, ब्रिटिश संसद का। बताइए, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार की परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं कर सकते थे। मतलब ऐसा जो है सर्वोच्चता दिया गया, किसी भी प्रकार के परिवर्तन अगर करना हो तो ब्रिटिश संसद ही कर सकता है। प्रांतीय विधानमंडल या फिर संघीय विधायपालिका इसमें नहीं कोई परिवर्तन कर सकता है। कौन करेगा, तो ब्रिटिश संसद करेगा। तो इसमें ब्रिटिश संसद को पावर दिया गया। भारत में रहते हुए ब्रिटिश संसद संभाल रहा है। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का भी अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अधिनियम, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक ना। ये सब हम लोग 1935 में देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे, 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए आगे देखा जाए, कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। तो हम लोग देख रहे थे 6-7 नंबर देखना था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार जो है दलित जाति, महिला और मजदूर तक वर्ग तक किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को विस्तार किया गया। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका विभिन्न सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या किया गया, तो निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका विस्तार जो था दलित में, महिला में और मजदूर वर्ग में किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को क्या किया गया, बना के रखा गया था, दलित जाति के लिए, महिला के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में क्या था, प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का क्या था, अभाव हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अभाव हुआ करता था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के शासन अधिनियम द्वारा ही क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ना। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया। अदन को क्या किया गया, लंदन है कि अदन है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया और औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया। और बरार को, अच्छा अदन ही है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आप लोग याद होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था इसी समय, ठीक ना। 1 अप्रैल 1935 को ही न किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। यही भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण क्या हो गया, तो बम्बई में सिंध प्रांत का भी निर्माण हुआ। सिंध प्रांत का निर्माण किस अधिनियम के, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिंध प्रांत का भी क्या हो गया, बम्बई में निर्माण हुआ। आगे देखा जाए हम लोग को 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्तावित किया गया ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गया, जो 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। 4 जुलाई को प्रस्तावित किया गया ब्रिटिश संसद में और 18 जुलाई को क्या मिला, तो स्वीकृति मिल गई 1947 में। जब जुलाई में स्वीकृति मिल गई तो अब हम लोग अगस्त में आज़ाद हो जाएंगे। तो इस अधिनियम में 20 गो धारा था। कौ धारा था, 20 गो धारा था अधिनियम में।
इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों की स्थापना, 2 अधिराज्य रखा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी जाएगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। उनकी मंत्रिमंडल मतलब भारत वाला मंत्रिमंडल चुनेंगे गवर्नर, और पाकिस्तान वाले अपना चुनेंगे गवर्नर, जिसको चुना होगा। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। ठीक ना? जब तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, संविधान सभा जो है, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। ठीक ना? भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उसका 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन चलेगा, जब तक उनका अपना संविधान नहीं बन जाए। ये सब किस में लिखा गया था? तो 1947 के भारत शासन अधिनियम में लिखा गया था। ठीक ना? देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। जो देशी रियासत है जिस पर ब्रिटेन क्या करता था, अपना सर्वोपरिता रखता था, उसका अंत कर दिया गया। और उनकी भारत को पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने पर अपने भावी संबंधों को निश्चय करने का स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन का सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम से सिलहट जिले को छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। कौन कौन सा क्षेत्र छोड़ के? तो देखिएगा, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन का सिंध, भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिला, इसको छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। भारत को क्या मिल गया? सभी शेष राज्य क्षेत्र में। तो इधर जो है बलूचिस्तान और भारत के डोमिनियन संघ जितना भी है, सिंध को छोड़ दिया गया। पश्चिम पंजाब मतलब पाकिस्तान को छोड़ दिया गया। पूर्वी बंगाल मतलब कि बांग्लादेश को छोड़ दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सबको छोड़ के क्या किया गया? असम का सिलहट जिला को भी छोड़ दिया गया था। इसको याद रखिएगा। क्या आज़ादी के समय असम का सिलहट जिला था भारत में? नहीं था। असम के सिलहट जिले को भी छोड़ दिया गया, तब जाके जितना बचा वो हमारा भारत अपना राज्य क्षेत्र मिला, भारत को स्वतंत्र मिला। ठीक, तो सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवर्तित होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। इसीलिए सिलहट जिला को था किधर रखा गया था? तो पाकिस्तान में रखा गया था, उसको भारत में नहीं रखा गया था सिलहट जिला को। क्यों? क्योंकि सिलहट जिला जो था वो पाकिस्तान में अपना क्या दिया था? अपना जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक ना? 1947 में जब पूछा गया था तो ठीक, इसलिए सिलहट जिला को क्या किया गया था? भारत में नहीं रखा गया था। ठीक ना? और हम लोग देख लिए थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भी, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ठीक है। बलूचिस्तान को कहाँ से आ जाएगा भाई इसमें? भारत डोमिनियन को सिंध, ये भी जो सिंध वाला प्रांत जो भी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से तो समझ चुके थे, यहाँ तक आज़ाद हो गया भारत हमारा। अब हम लोग का शुरुआत होता है भारतीय संविधान सभा। इसका जो है सभा कैसे गठन किया गया, कैसे संविधान बनाया गया। अभी तक तो संविधान बना नहीं था, अभी तक तो 1935 का शासन अधिनियम चल रहा है आज़ादी के समय में। अब चलेगा भारत का संविधान बनाना चलेगा हम लोग का, तो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना संविधान कैसे बना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक ना? लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक ना? थैंक यू।